सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। ठंड धीरे धीरे अच्छे से शुरू हो रही है। 2 दिन में टेम्परेचर काफ़ी नीचे आया, 5 या 6 डिग्री नीचे आ गया है। सर्दी से बचाव करें, अपना ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको आज का एक अच्छा कोटेशन दूंगा। कोटेशन ये था कि जो लक्ष्य से समझौता नहीं करता वह हालात से भी हार नहीं मानता। यानी इसमें यह बताया गया कि जो व्यक्ति जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है उससे अगर कोई समझौता नहीं करता है तो वह व्यक्ति हालात से भी कभी हार नहीं मानता। यानी जो अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करता या किसी भय से, किसी रुकावट से, किसी परेशानी से अपने लक्ष्य को नहीं बदलता है, वह व्यक्ति अपने हालात से भी कभी हार नहीं मानेगा, संघर्ष करता रहेगा और एक दिन निश्चित अपने लक्ष्य पर पहुंच भी जाएगा। आज की पहली खबर अपने ग्रामीण क्षेत्रों को लेके। मनरेगा जो अपनी यानी पहली जो नरेगा बनी, फिर उससे मनरेगा बनी और अब इसमें जुड़ जाएगा जी राम जी। ग्रामीणों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना अब नए नाम और कलियोर में लागू होगी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी मनरेगा का पहले जो नाम था वो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। केंद्र सरकार ने इसका नया रूप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी वीबी जी राम जी VBGRAM राम जी तैयार कर लिया है, जो इसी शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए ग्रामीण रोजगार कानून का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। यानी ये विकसित भारत का लक्ष्य 2047 विजन पे काम करेंगे और इसमें जो रोजगार है वो 100 दिन की जगह है 125 दिन दिया जाएगा। फरवरी अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा जो थी वो फरवरी 2006 में लागू हुई। इसमें आवेदन करने के 15 दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता है। यानी आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भीतर आपको रोजगार देना इसमें अनिवार्य होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तब से इस पर 11.74 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। क्या वाकई में 100 दिन का रोजगार मिला आपको? नहीं। जैसे 2024-25 में ज्यादातर मजदूरों को औसतन 50 दिन ही काम मिला। यानी औसत निकाला गया 2024-25 का, तो उसमें 50 दिन ही काम मिला था। सरकार ने अगर हम बात करें कि ये नेम चेंज क्यों किए जा रहे हैं, तो इसमें दो तर्क दिए हैं कि पहला ये है कि ग्रामीण गरीबी 2005 में जब मनरेगा शुरू हुई तब ग्रामीण गरीबी बेरोजगारी बड़ी चुनौती थी। 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी 25.7% थी, जो 2023-24 में घटकर 4.86%। यानी सरकार ने बोल दिया कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर कर दी, ग्रामीण क्षेत्रों को अमीर बना दिया है, इसलिए हम इसमें अब बदलाव कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी में गिरावट, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग पहुंच और बेहतर कनेक्टिविटी के बावजूद मनरेगा में फर्जी काम, मशीनों का दुरुपयोग हुआ है। 2024-25 में करीब 194 करोड़ रुपए का दुरुपयोग सामने आया। सिर्फ 7.6% परिवार 100 दिन का रोजगार पूरा कर सके। यानी ये बोल रहे हैं कि मशीनी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया है, फर्जी घर बैठे पैसे उठाए गए हैं। सिर्फ 7.6 परिवार ही 100 दिन का रोजगार पूरा कर सके 2024-25 में। अगर हम पुरानी और नई में अंतर समझें तो पहला अंतर तो यही था कि पुराने में 100 दिन का रोजगार की गारंटी सरकार दे रही थी, अब जो है सरकार 125 दिन की रोजगार की गारंटी आपको देगी। पुराने में यह था कि 15 दिन में काम नहीं मिला तो पहले 30 दिन बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का 1/4 मिलेगा। यानी अगर 15 दिन आप यानी आपने जब
फॉर्म अप्लाई किया या नाम आपका दर्ज करवाया, उसके 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिला तो पहले 30 दिन बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का 1/4 मिलता था। लेकिन अब ये हो गया कि आवेदन के 15 दिन में काम नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता देगी। पहली का लक्ष्य ग्रामीण गरीबी दूर करना था, अब इसका लक्ष्य विकसित भारत मिशन 2047 पे काम करना है। पहले इसमें पूरा खर्च केंद्र सरकार का होता था, लेकिन अब जो खर्च है बड़े राज्यों में ये खर्च 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 100% वहन केंद्र सरकार ही करेगी। पूर्वोत्तर राज्य या जो छोटे पिछड़े राज्य हैं उनमें ये 90% केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा और 10% राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा। अगली खबर अपनी देश की राजधानी दिल्ली को लेकर रहेगी कि दिल्ली के हालात जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है गंभीर होने शुरू हो गए हैं, कोहरा छाने लगा है और हवा जो है वो दूषित वहां पे हो गई है। दिल्ली के 40 में से 27 केंद्रों पर हवा गंभीर है, 12 पर बहुत ही खराब है। यानी दिल्ली में 40 केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से 27 केंद्रों पर तो हवा बिल्कुल ही खराब है और 12 के तो बिल्कुल ही हालात ही बेकार हो गए हैं। 228 उड़ानें कल उन्होंने रद्द कर दी, 250 से ज्यादा लेट हो रखी हैं, स्कूल हैं वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिए और ये बोल दिया कि अगले 6 दिन बहुत खराब से गंभीर हवा रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली स्मोक की परत छाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार सुबह AQI 498 तक पहुंचा और शाम तक 427 पर आकर गंभीर श्रेणी बना रहा। ये खबर देश की राजधानी के लिए बहुत ही चिंताजनक है। अगले पार्ट में इसका पूरा आपको बायोडाटा बताएंगे, कौन से एरिया में ज्यादा हवा खराब है, कौन से में नहीं है, लोगों के वहां पे क्या हालात हैं। आज का दिन यानी 16 दिसंबर भारतीय सेना के लिए बहुत ही बड़ा दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था, गर्व हासिल करने वाला दिन था। अगर किसी को याद हो तो कृपया अपने माइंड में इसका एंस ढूंढना कि भारतीय सेना के लिए आज का दिन कैसे अच्छा था। शायद आपने याद किया होगा तो उत्तर आपको मिल गया होगा। मैं बता देना चाहूंगा कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने 13 दिन चले युद्ध जो पाकिस्तान के साथ चला था उसमें इन्होंने पाकिस्तान को हराया था। 13 दिन ये युद्ध चला था, 93,000 पाक सैनिकों ने समर्पण किया था और उसी दिन बांग्लादेश का उदय भी हुआ था, जिससे यानी बांग्लादेश का उदय हो गया था। हालांकि पाक सेना ने तो ये मानने से उस समय तो इनकार कर दिया था कि हमने समझौते के तहत ये किया है, भारतीय सैनिक अपने आप हटे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। भारतीय जो सैनिक थे वो लाहौर तक चले गए थे, लाहौर पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन पीएम मोदी ने उनको वापस बुला लिया था। उस समय पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीयों के सामने नतमस्तक हो गए थे। वो भारतीय इतिहास का आज तक का ये मान लो सबसे बड़ा उपद्रव का दिन था, सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान ये बोलता है कि भारत हमसे कभी जीत ही नहीं पाया था। उसमें काफी समझौते भी हुए थे। मेन तो यही था कि बांग्लादेश को उस समय अलग कर दिया गया था, पाकिस्तान उसमें तैयार हो गया था अलग करने के लिए बांग्लादेश को, तो भारतीय सेना की काफी बड़ी जीत रही थी। अगला ये था कि कहीं कहीं तो पुटअप हो जाते हैं कि हाल ही देश के प्रधानमंत्री कौन से देशों की यात्रा पे गए हैं, तो आपको बता देता हूं कि जो पीएम मोदी जी हैं वो 3 देशों की यात्रा पे फिलहाल अपने गए हुए हैं। उसमें सोमवार को यानी आज से उनका 3 देशों की यात्रा शुरू हो गई है। पहले पड़ाव में जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे, यानी पहले देश जो है वो जॉर्डन में वो पहुंच गए हैं और 16 और 17 दिसंबर को इथोपिया में रहेंगे। ये किसी अफ्रीकी देश की उनकी पहली यात्रा है। इसके बाद 17 और 18 दिसंबर को मोदी ओमान पहुंचेंगे, यानी मोदी आज नहीं कल पहुंच गए थे जॉर्डन।
अगले आप खबर में आपके लिए था कि भारत ने पहली बार WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, यानी स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल में भारत ने हांगकांग को हराया। यह मुकाबला चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेला गया। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन करता है। इसमें पुरुष और महिला सिंगल्स मुकाबलों की टीम स्पर्धाएं होती हैं, जो भारत ने फाइनल मुकाबला आसानी से जीत लिया है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की नींव रखने वाले हर्षिक वंश के संस्थापक कौन थे? 15 सेकंड का आपके पास टाइम है उत्तर सोचने का। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की नींव रखने वाले हर्षिक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो शासक थे बिंबिसार। इसमें दो क्वेश्चन बन गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि मगध साम्राज्य की नींव किस वंश ने रखी थी? वो वंश था हर्षिक वंश। किस शासक ने रखी थी? वो शासक थे बिंबिसार। भारत सरकार ने रातापानी को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। रातापानी मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना और कब बना? अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में पुटअप हुआ और होगा भी, और पीछे हो भी गया है एक बार। तो ये करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश का 8वां है और 2 दिसंबर 2024 को बना। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे कि मध्य प्रदेश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित है, यानी देश का ये 57वां है। ये पूछ भी लिया जाएगा क्रम कौन सा है, तो 57वां है। कहाँ पे है ये? रातापानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का वो 8वां है। और कब उसको घोषित किया गया? वो 2 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। अगली खबर अच्छी शानदार ये है कि कब्जा होता रहा है, होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है कि देश में सेना की 11,000 एकड़ जमीन पर कब्जे हैं। यानी भारत देश में सेना की जमीन पे कब्जे, और वो भी 11,000 एकड़ जमीन पर है। वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 1733 एकड़ जमीन पे। यूपी में 1020 एकड़ जमीन से कब्जे हटाए भी गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है। 10 महीने पहले यूपी में सबसे ज्यादा सेना की जमीन पे कब्जे थे, लेकिन पीछे उसमें से 1,000 एकड़ जमीन को तो यूपी में खाली करवा लिया। इसलिए यूपी दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश बरकरार है, वहां पे 1 एकड़ पे भी कब्जा नहीं हटाए। और तीसरे नंबर पे अपना पश्चिमी बंगाल राज्य बना हुआ है। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है कि सेना अपने देश की रक्षा करती है, हमारी सुरक्षा करती है, उनकी जमीन पे ही हम कब्जे किए हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसमें भी कुछ गपलेबाजी करने के फिराक में यही है कि उन्होंने तो साफ साफ ये बोल दिया कि सेना के पास बहुत जमीन बची हुई है। 1,000 एकड़ हर जगह का एक्स्ट्रा उनकी पड़ी हुई है, जो यूज ही नहीं हो रही है। तो सेना के पास काफी जमीन है। उनका मकसद यही है कि वो जमीन को कन्वर्ट कराएंगे, पट्टे वहां पे जारी कर देंगे। अगली खबर आपको खेल जगत से दी जाएगी कि आज आईपीएल का मिनी ऑक्शन है, बोली खिलाड़ियों पे लगेगी। इसमें
369 यानी 369 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिसमें 77 स्लॉट उपलब्ध हैं। मुंबई का 2.7 करोड़ का बर्ष इतिहास में सबसे कम है, यानी सबसे कम बजट मुंबई के पास बचा हुआ 2.7 करोड़, जो इतिहास का आज तक का सबसे कम बजट है। मिनी ऑक्शन 2:30 बजे शुरू होगा। और अगर बात करें सबसे बड़ा पर्स यानी सबसे ज्यादा पैसे अब की बार कोलकाता के पास बचे हुए 64.3 करोड़ रुपए को कोलकाता के पास बचे हैं, और सबसे कम मुंबई के पास 2.75 करोड़ बचे हैं। अगर बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान के पास 16.05 करोड़ बचे हुए हैं, जिसमें वो 10 खिलाड़ी खरीद सकते हैं, 9 खिलाड़ी भारतीय और 1 खिलाड़ी विदेशी। सिर्फ 10 खिलाड़ी उसमें वो खरीद सकते हैं। और नीलामी में उतरने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अब की बार वो हैं वहीदुल्लाह जादरान, अफगानिस्तान के वहीदुल्लाह जादरान अफगानिस्तान के हैं। उनकी उम्र 18 साल 31 दिन है, मात्र 18 साल 31 दिन है। ऑफ स्पिनर हैं, जिन्होंने 19 टी20 मैचों में 28 विकेट लिए हैं। यूथ वनडे में बांग्लादेश दौरे पर 4 मैचों में 11 विकेट लेकर टॉप विकेट टेक कर रहे हैं, यानी उभरते हुए खिलाड़ी हैं। मैं बात कर रहा था दिल्ली वाली, आपको उसमें आगे बताना चाहूंगा कि 34,000 व्यक्तियों पर उन्होंने सर्वे किया, तो इसमें 82% लोगों के करीबी प्रदूषण से गंभीर बीमार हैं, यानी 34,000 में से 82% लोगों ने ये कहा कि हमारे करीबी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। यानी किसी ने लगभग नहीं आंकड़ा निकाला तो ये निकला कि 4 व्यक्ति उनके जानकार किसी न किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। इनमें 64% पुरुष और 36% महिलाएं शामिल थी। सर्वे लोकल सर्कल्स के प्लेटफॉर्म पे किया गया और इसमें भाग लेने वाले सभी लोग वेरीफाइड नागरिक थे। 8% लोग शहर छोड़ने का सोच रहे हैं। आप और आपका परिवार जहरीली हवा से परेशान होकर दिल्ली एनसीआर में रहना चाहते हैं। 8% जल्द ही शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं, रहने को मजबूर या रहना चाहते हैं। 73% लोग इलाज के खर्च को लेकर चिंतित हैं। 18% लोगों को तो कोई चिंता है नहीं, वो फ्री माइंड है। 73% बहुत चिंतित हैं। कई इलाकों में कल का क्वालिटी इंडेक्स AQI 600 से 1015 के बीच रहा। नोएडा में यह सबसे ज्यादा 1015 दर्ज किया गया है, यानी नोएडा सबसे खतरनाक धुएं से परेशान या कोहरे से ज्यादा ही परेशान हो गया है। एक खबर ये रहेगी कि भारत को भी कुछ हिस्सों में ये कहें कि बांट दिया गया वैसे, या ये कहें कि भेदभाव किए जा रहे हैं। 5 साल में देश के 65% हार्ट ट्रांसप्लांट सिर्फ दक्षिणी भारत के राज्य में है, यानी जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो 65% दक्षिणी भारत के राज्यों में हुआ है। देश में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा में क्षेत्रीय असमानता साफ नजर आ रही है। 2020 से 2024 के बीच हुए कुल 957 हार्ट ट्रांसप्लांट में से 65% यानी 622 ट्रांसप्लांट सिर्फ दक्षिणी भारत के राज्य में हुए। इनमें सबसे आगे तमिलनाडु रहा, फिर कर्नाटक रहा, उसके बाद केरल रहा, और अगर बात करें सबसे नीचे वाले में तो हरियाणा और पंजाब में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। यही आज की खबरें थी। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद। थैंक यू।